कमल कॉरिडोर में खड़ी डॉक्टर से बात कर रही थी। उसके बाप का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर उसके हाथ में ऑपरेशन का बिल थमाते हुए बहुत स्पार्ट से अंदाज में बोला, हम नहीं चाहते थे लेकिन टांग काटने के सिवा कोई चारा ना था। डॉक्टर साहब, मैं अब्बा को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती हूँ, कमल ने कहा। देख लें, इनका ऑपरेशन तो ठीक हो गया है, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं तो बेशक ले जाएं। डॉक्टर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, फिर बोला, लेकिन ये कुछ बिल हैं, पहले इन्हें पे कर दें। वो तो मैं कर दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बस ये बताएं, आज मजीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं? कमल ने पूछा। नहीं, वैसे तो सब ठीक है, बस ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा कि मरीज़ ज़्यादा हिले जुले नहीं, डॉक्टर ने हिदायत देते हुए कहा। इसकी आप फिक्र ना करें, कमल ने रसान से कहा। बस तो ये बिल पे करें और अपना मरीज ले जाएं, डॉक्टर ने बेपरवाही से कहा। कमल ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वार्ड में चली गई। कल सुबह मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज भिजवा दो। कमल ने कमरे में जाकर रेहान को फोन किया। कितने पैसे? रेहान ने सवालिया अंदाज में पूछा। यही कोई 2 लाख, कमल ने कुछ सोचकर जवाब दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, मिल जाएंगे, रेहान ने बेपरवाही से कहा। फिर बोला, अब्बा कैसे हैं? ठीक है, मगर डॉक्टर्स ने उनकी एक टांग काट दी है। नकली टांग लगने तक उन्हें बैसाखियों से चलना पड़ेगा, कमल ने थोड़ा थके थके अंदाज में जवाब दिया। ओ वेरी सैड, तुम उनका ख्याल रखना, मैं सुबह होते ही पैसों का इंतजाम कर दूंगा, फिक्र मत करो, रेहान ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारे जैसे दोस्त के होते मुझे क्या फिक्र। चलो मैं फोन रखती हूँ, फिर मिलेंगे। अभी वो उससे बात ही करने के बाद फोन रख ही रही थी कि उसकी माँ आकर पास खड़ी हुई। उसने सवालिया अंदाज में माँ को देखा। फौजिया, मुन्नी कह रही थी तू इस अस्पताल से अपने अब्बा को किसी दूसरे अस्पताल ले जाना चाहती है? हाँ अम्मा, देख तो जरा कितनी गंदगी है यहाँ, और फिर वो एक बड़ा और अच्छा अस्पताल है, अब्बा का इलाज अच्छा हो जाएगा, फौजिया ने माँ को समझाया। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ ने परेशानी से पूछा। फौजिया ने माँ के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला और समझाने लगी। तू फिक्र मत कर, उसका मैंने इंतजाम कर लिया है, बस तू सब सामान समेट, हम सुबह होते ही दूसरे अस्पताल शिफ्ट हो जाएंगे। चल, तू जो कर रही है बेहतर ही कर रही होगी, माँ ने कंधे उचकाते हुए कहा। शहरियार वीकेंड पर उसी पुराने रेस्टोरेंट में बैठा कॉफी पी रहा था। साथ ही मोबाइल पर फौजिया का एक पुराना मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराया, जिसमें उसने लिखा था कि मैं वीकेंड पर इसी रेस्टोरेंट में मिलूंगी। वो वहां शाम 5 बजे से उसके इंतजार में बैठा था। उसने इधर उधर देखा, सब मसरूफ थे, शायद बहुत खुश भी हों, लेकिन उस वक्त शहरियार की खुशी, कोई उससे पूछता कि वो कितना खुश था, कितना खुशकुन एहसास था कि कुछ लम्हों, कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों के बाद वो फौजिया से मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद उसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ पहले 6, फिर 7 और 8 बजे, लेकिन फौजिया का कहीं कोई अता पता न था। उसने फौजिया को कई बार फोन मिलाया, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। वो परेशान हो गया और दोबारा घड़ी की तरफ देखा, जहां अब 10 बज रहे थे। उसका ख्याल था कि शायद वो किसी काम में मसरूफ होगी, इसलिए कोई राब्ता नहीं किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो बिल कॉफी कप की ट्रे के नीचे रखकर होटल से बाहर निकल आया। फौजिया हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक बेंच पर मुन्नी और अम्मा के साथ बैठी हुई थी। फिर इसने मुन्नी को बाप के पास जाने का इशारा किया और उसे वहां से उठाते हुए बोली, जा मुन्नी, अब्बा अकेला है, तू जाकर उसके पास बैठ जा। मुन्नी ने बहुत आराम से उसकी बात मान ली। और सुन, भाई को भी फोन करके बता देना कि हम इस अस्पताल आ गए हैं, फौजिया ने पीछे से आवाज लगाई। आज भाई नहीं आया तेरा? माँ ने दुखी लहजे में पूछा। उसने आज नहीं आना था अम्मा, और तू जानती है क्यों, मुन्नी ने तंजिया अंदाज में कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। हाँ, लोग इसलिए बेटों की दुआ करते हैं, माँ फौजिया को देखते हुए शर्मिंदगी से बोली। उसने तो फोन करके अब्बा की तबीयत तक नहीं पूछी और तू आने की बात करती है, फौजिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, मजबूरियां हैं सबकी, अब मजबूरियों का क्या किया जाए, माँ ने एक बार फिर बेटे की दबी दबी सी तरफदारी करते हुए जवाब दिया। हाँ अम्मा, वाकई मजबूरियों का क्या किया जाए, फौजिया ने माँ पर तंज करते हुए कहा। अच्छा सुन, ये तो बता, शहर में क्या कर रही है, माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अम्मा, बेटा बन गई हूँ तेरा, इतना कमा लेती हूँ कि तुझे कोई परेशानी ना हो, फौजिया ने उसका हाथ पकड़कर उस पर बहुत मोहब्बत से प्यार किया और जवाब दिया। फिर भी कुछ तो बता, माँ ने इसरार किया।
एक बुटीक में अच्छी नौकरी मिल गई है। अब्बा के लिए भी पैसे मैंने उनसे लिए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। फौजिया ने पहले से तैयार किया हुआ जवाब अम्मा को दिया। हाँ, अल्लाह भला करे इतने अच्छे लोगों का। माँ ने दुआ दी। अम्मा, जब कभी कभी अपने काम नहीं आते, अल्लाह ऐसे लोगों को हमारी तरफ भेज देता है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ फौजिया, तू ठीक ही कह रही है, माँ ने ठंडी सांस भर के कहा। शहरयार बहुत देर इंतजार करने के बाद घर लौट आया। फिर घर आकर अपने लैपटॉप पर बैठा फौजिया का पेज देखने लगा। फेसबुक पेज पर भी कोई स्टेटस अपडेट नहीं थी। पता नहीं क्या मसला है, ना रेस्टोरेंट आई ना फेसबुक पर कोई स्टेटस अपडेट है। कहीं कोई मसला ना हो गया हो। क्या करूं, फोन भी बंद जा रहा है। वो बुड़बुड़ाया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। शहरयार के पास इसका कोई अता पता भी ना था जो वो खुद जाकर मालूम कर लेता। फौजिया को 2 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर ले जाना था। डॉक्टर इसे हिदायत दे रहा था। देखें, जख्म अभी कच्चा है, आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। फौजिया ने उसी अंदाज में उनको जवाब दिया और तसल्ली दी। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सारी एहतियात करूंगी। गांव से ये हर हफ्ते चेकअप के लिए कैसे आ सकते हैं? डॉक्टर ने परेशानी से पूछा। फिर मशवरा देते हुए बोला, हो सके तो इनका यहीं इस शहर में कम से कम कुछ अरसे के लिए तो इंतज़ाम करें। जी जी, मैं कुछ इंतज़ाम करती हूँ। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ही कोई घर वगैरह देख लें। कुछ अर्सा रेगुलर चेकअप हो तो जल्द ही जख्म अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर ने उसे समझाया। जी बेहतर डॉक्टर साहब, मैं कोई इंतज़ाम करती हूँ, फौजिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि शहर में घर के लिए किसको कहे, लेकिन उसी वक्त इसे गोहर का ख्याल आया और उसने फ़ोन मिलाया। गोहर, तुमसे थोड़ा सा काम था। मुझे शहर में कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली को रख सकूं। कमल ने झिझकते हुए जवाब दिया। अभी तो ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन देखा जा सकता है। गौहर ने कुछ सोचकर उसकी बात का जवाब दिया। देखो, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं फौरी मकान खरीद सकूं। कमल के लहजे में शर्मिंदगी थी। तो पैसे कमाओ बीबी, मैं तो तुम्हें सिर्फ काम दे सकता हूँ, बाकी तुम खुद करो। गौहर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। तुम्हारे पास है कोई काम? कमल ने फौरन पूछा। हाँ है तो, लेकिन अब मैं तुम्हारी इखलाकियात के दर्द से बहुत बेजार हूँ, गौहर ने मुंह बनाकर जवाब दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अगर कोई काम है तो प्लीज बताओ, मैं तैयार हूँ, कमल गिड़गिड़ा कर बोली। सुनो, एक सॉन्ग की मॉडलिंग करनी है, कर लोगी? गौहर ने पूछा। अच्छा, किसका है? कमल ने इश्तियाक से पूछा। एक नया लड़का है, अली। नए लड़के का नाम सुनकर कमल थोड़ी बुझ गई। गौहर ने उसे सोचता देखकर एक बार और किया। सोच में पड़ गई तो किसी और को दे दूं? नहीं नहीं, ये सॉन्ग मुझे ही करना है, मुझे तो वो हर कीमत पर पैसे चाहिए, कमल जल्दी से बोली। सोच लो, गौहर ने कतईयत से कहा। सोच लिया, कमल ने हतमी अंदाज में जवाब दिया। गौहर खुश होते हुए बोला, फिर कल आ जाओ, एग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं। ओके, मैं ज़रूर आ जाऊंगी, मगर ये सॉन्ग किसी और को ना देना, और प्लीज़ किसी घर का इंतज़ाम भी कर दो। कमल ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया।